हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए, आज हम ये आपकी तीसरी क्लास है प्रारंभिक शिक्षा की। इसमें हम लोग तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपका तीसरा चैप्टर है, स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। फ्रेंड्स देखिए, इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व की जो शिक्षा के लिए जो काम किए गए थे, कौन कौन से स्कूल खोले गए थे, कैसे शिक्षा की प्रारंभ हुई थी, उसकी हम लोग संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चले स्टार्ट करें टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने भारत आई थी। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, तो कब आई थी? ये 1600 ईस्वी में आई थी। और किस लिए आई थी? व्यापार करने के पर्पज़ से आई थी। ठीक है, देखिए सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में क्लावी के विजय के पश्चात भारतवर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। फ्रेंड्स देखिए, ये क्लाइव कौन था? ये ईस्ट इंडिया की तरफ से था। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। फ्रेंड्स देखिए, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में हुआ था ये। और इसके बाद जो क्लावी था उसका वो विजय प्राप्त करता है और ईस्ट इंडिया जो है वो भारत पर क्या अपना अधिकार स्थापित कर लेती है ना, उसको अधिकार पूरा मतलब पूरी तरीके से जीत जाता है, तो भारत पर ये अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी जो भारत में धन कमाने आई थी। स्टार्टिंग में तो ये लोग व्यापार के पर्पज़ से इंडिया आते हैं, लेकिन ये परिस्थितिवश ही वह भारत की शासक बन गई। लेकिन ये आते हैं भारत की यहाँ इंडिया में आते हैं और यहाँ का अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ की सारी चीज़ें देखते हैं, तो इनको क्या लगता है कि मैं तो इंडिया को अपना गुलाम बना लूँगा। मतलब कि अपना ये लोग पहले तो ये लोग व्यापार करने के पर्पज़ से आए थे, बट इनका लालच इतना बढ़ जाता है कि ये पूरे भारत को अपने कब्ज़ा में करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मतलब कि स्वतंत्रता के पूर्व की जो शिक्षा थी वो सिर्फ ये लोग इसलिए शिक्षा लाए थे कि इंडिया वाले कुछ इंग्लिश बोलना सीख जाए, जिससे इनको अपना व्यापार करने में क्या हो, आसानी हो। ये लोग अपने लाभ के लिए ये सारी सुविधाएँ प्राप्त किए थे, कॉलेजेस खोले थे, ताकि ये अपना व्यापार आसानी से कर सके। क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ इंडिया आए थे तो वो हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी भाषा नहीं समझते थे, और भारत के लोग इंग्लिश नहीं समझते थे, तो इसी पर्पज़ से ये लोग शिक्षा का प्रारंभ किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अंग्रेज़ों को भारतीय भाषा नहीं समझ आती थी और ना ही भारतीयों को अंग्रेजी, जिससे कंपनी को अपना कार्य चलाना कठिन लगता था। कंपनी चाहती थी कि भारतीय अंग्रेजी भाषा सीखे और अपने इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए कंपनी ने शिक्षा का प्रसार में ईसाई मिशनरियों की सहायता ली। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ये शिक्षा का प्रसार करते हैं और इसमें मिशनरियों की सहायता लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे, जिससे इंडियन जो होंगे वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे और जिससे इनको अपना व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, देखिए, और साथ ही मिशनरियों ने धर्म प्रचार करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। मिशनरी लोग जो थे वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो इनको एक मौका मिल गया, हाँ शिक्षा के थ्रू धर्म का प्रचार करेंगे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मिशनरियों का सहायता लेती है, किस लिए? शिक्षा का प्रचार करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया तक? आप सभी को समझ में आया? ये लोग बस अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए कि हाँ ये भारतीय लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे तो इनको क्या होगा, आसानी होगा व्यापार करने में, सिर्फ इस पर्पज़ से इन्होंने शिक्षा का प्रचार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक आप सभी को? आगे बढ़े, चलें आगे देखते हैं। देखिए, इसके लिए उन्होंने कई स्कूल की स्थापना की जो भारत में शिक्षा के आधुनिक रूप का श्री गणेश हुआ। देखिए, यहीं से भारत में शिक्षा का आधुनिक रूप से श्री गणेश हुआ। और इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस भी खोले थे, बट ये अपने स्वार्थ के लिए ही खोले थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप सभी को?
आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए मिशनरियों, जो मिशनरी लोग थे वो उनका शैक्षिक प्रयास किस प्रकार था, उन्होंने शिक्षा के लिए किस प्रकार से प्रयास किए थे, वो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए चले स्टार्ट करते हैं। देखिए मिशनरियों ने सन 1729 में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोली। मिशनरी क्या किए, 1729 ईस्वी में एक दान आश्रित विद्यालय खोले। अब पूछेगा कि दान आश्रित विद्यालय कब खोला गया था, तो 1729 में। कौन खोला था, मिशनरियों ने खोले थे, ठीक है। और कहाँ पे खोले थे, कलकत्ता में। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पे खोले थे, कलकत्ता में खोले थे। कौन खोला था, मिशनरी लोग खोले थे। और कब खोले थे, 1729 में। इसी प्रकार फ्री स्कूल सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा खोला गया। देखिए फ्री स्कूल खोला गया, जिसमें क्या है, जो यूरोपियन के अनाथ बच्चे थे उनको फ्री में शिक्षा दी जा रही थी। एक फ्री स्कूल खोला गया था 1789 में, जिसमें जो यूरोपियन थे उनके अनाथ बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और ये किसके थ्रू खोला गया था, फ्री स्कूल सोसाइटी के थ्रू खोला गया था। समझ में आया फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को? आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए सन 1714 में केरे ने दीनाजपुर में एक स्कूल खोला और 1810 ईस्वी में मार्समैन की मदद से कलकत्ता में जनहितकारी संस्था के नाम से निर्धन ईसाई बालकों के लिए स्कूल की स्थापना की गई। फ्रेंड्स देखिए 1714 ईस्वी में केरे ने दिनाजपुर में एक स्कूल खोला और 1810 ईस्वी में मार्समैन की मदद से कलकत्ता में जनहितकारी संस्था के नाम से निर्धन बालक थे, ईसाई धर्म के बालक थे, उनके लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। इसी प्रकार इन्होंने कलकत्ता के आसपास लगभग 15 स्कूल खोले, ठीक है फ्रेंड्स। कलकत्ता के आसपास कितने स्कूल्स खोले, 15 स्कूल खोले, ठीक है। कौन खोला, ये मिशनरी लोग जो थे, इनका क्या है, शैक्षिक प्रयास किस प्रकार था, वो था कि कितने सारे स्कूल खोले थे। देखिए मिशनरियों स्कूल के, इनके जो मिशनरी के स्कूल की विशेषता फ्रेंड्स ये देखिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिए कि जो मिशनरी थे उनके स्कूल की विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स नहीं बनवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके बुक में खुद ही बहुत सारा डिटेल में लिखा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ से वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप एक बार इस नोट्स को पढ़िएगा और आपके प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, मैंने उसी को नोट किया है आप लोगों के लिए, ताकि बुक में सारी चीज़ें तो बुक में भी छपी है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने सिर्फ उसी को उठाया है। तो आप लोग अगर इस नोट्स को एक बार पढ़ते हैं, देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चले देखते हैं मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। जो मिशनरियों ने स्कूल खोले थे उसके विशेषताएं क्या थी, देखिए पहला है कक्षा शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो कक्षा शिक्षा प्रणाली है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, मिशनरियों को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया, नए विधि का प्रयोग किया। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। जो प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षा का माध्यम इन्होंने क्या रखा, भारतीय भाषाओं को, भारतीय के भाषाओं को रखा। जो मतलब कि जहाँ की मदर टंग थी, जिस जगह की जो चीज़, उसको इन्होंने प्राइमरी स्कूल में रखा, ठीक है। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। देखिए फ्रेंड्स, मिशनरियों का क्या था कि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो इसलिए ये क्या कर दिए, ईसाई धर्म को अनिवार्य कर दिए। ईसाई धर्म को शिक्षा के लिए अनिवार्य कर दिए। मतलब जो जितने भी स्कूल ये मिशनरियों के थ्रू खोला गया था उसमें क्या कर दिए कि ईसाई धर्म का शिक्षा दिया जाएगा, ये अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ में आप सभी को? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बालकों को पुस्तक तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। जो बच्चे थे, जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आते थे, उनको पुस्तकें और लेखन सामग्री जो है निःशुल्क प्रदान की जाती थी, ठीक है। ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे जो विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ्य पुस्तक पढ़ाते थे। देखिए
स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे और वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। समस्त छात्र को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये तो जो कंपनी थी उसका पर्पस था कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे भारत के लोग, तो उससे व्यापार करने में आसानी होगी, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, दो चीज़ अनिवार्य की हैं, क्या है कि ईसाई धर्म की शिक्षा और अंग्रेजी, क्योंकि ईसाइयों मतलब जो मिशनरी थे उनका पर्पस था अपने धर्म का प्रचार करना, और जो अंग्रेज़ लोग थे उनका पर्पस था कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना। तो ये दो चीज़ें क्या कर दिए, स्कूल में अनिवार्य कर दिए। ठीक है, रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था, जैसा अभी भी होता है, रविवार को आप लोग की सब छुट्टी होती है, अवकाश होता है, तो ऐसे ये लोग भी किए थे कि संडे को क्या करते थे, स्कूल में अवकाश रखते थे। ये क्या थी, मिशनरियों के स्कूल की विशेषताएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया विशेषताएं, मिशनरियों के स्कूल की विशेषताएं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, लाइक तो बनता है ना, मैंने इतनी मेहनत से आप लोग के लिए नोट्स हैंड रिटन नोट लेकर आई हूँ, तो लाइक तो कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास। चार्ल्स ग्रांट के, अब हम लोगों ने मिशनरियों के प्रयास को देख लिया, अब देखेंगे चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास को। ठीक है, देखिए चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी का एक कर्मचारी था चार्ल्स ग्रांट। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उसको मतलब लगा कि जो हिंदू और मुसलमान हैं उनकी अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया तथा उसके निवारण के लिए 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की। ठीक है फ्रेंड्स, क्या की 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की। पहला है भारत में विद्यालय की स्थापना करना। ठीक है, भारत में क्या, विद्यालय की स्थापना करना। और सेकंड है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबका पर्पस यही है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना और पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। देखिए पाश्चात्य ज्ञान क्या है फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य ज्ञान वो होता है कि जैसे कि देखिए इसमें ज़्यादातर अंग्रेजी को फोकस किया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, पाश्चात्य ज्ञान। ठीक है, समझ में आया। पाश्चात्य ज्ञान क्या था कि अंग्रेज लोग जैसा चाहते थे इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी पढ़ाया जाए भारत के लोगों को, उनकी जो शिक्षा वो अंग्रेजी में हो, इसी को क्या कहें, पाश्चात्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, पाश्चात्य ज्ञान का मतलब यही होता है। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ें, आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास किस प्रकार थे, किस प्रकार से कंपनी ने शिक्षा के लिए प्रयास किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार से प्रयास किए थे वो देखते हैं। चले स्टार्ट करें। देखिए, अपनी राजनीतिक सत्ता को अस्थायी बनाने के लिए कंपनी का ध्यान भारतीयों की शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ। देखिए ये इनकी अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इनका ध्यान जो भारतीयों की शिक्षा के प्रति आकर्षित होता है। कंपनी ने अनेकों विद्यालय की स्थापना की और इसीलिए इन्होंने अनेकों विद्यालय की क्या की, स्थापना की। देखिए पहला है कलकत्ता मदरसा। सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई कलकत्ता मदरसा की स्थापना, 1781 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसके द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। अब कलकत्ता मदरसा क्यों खोले थे अंग्रेज, कंपनी कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना।
अंग्रेज़ के जो न्यायाधीश थे उनके लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना जिसको अंग्रेज़ी बोलना आता हो, ये इनका मेन पर्पस था कलकत्ता मदरसा खोलने का। ठीक है फ्रेंड्स, सब अपने स्वार्थ के लिए किए थे ये लोग, मतलब जो जहाँ इनको अपना फ़ायदा लगा उस चीज़ के लिए इन्होंने सारी चीज़ें की थी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? कलकत्ता मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में खोला गया था। किसके थ्रू खोला गया था? वारेन हेस्टिंग्स के थ्रू खोला गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज़ न्यायाधीश थे उनके लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना। समझ में आया यहाँ तक? ताकि इनको अपना व्यापार करने में कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट देखें, चले देखें नेक्स्ट, बनारस संस्कृत कॉलेज। देखिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1791 ईस्वी में बनारस राज्य के रेजिमेंट श्री जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? अगर आपके स्कूल में पूछेगा कि आपके उस एग्ज़ाम में पूछेगा कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1791 में। ठीक है, 1791 में किया गया था। बनारस नाम है तो बनारस में किया गया होगा। और किसके थ्रू किया गया था? रेजिमेंट श्री जोनाथन के थ्रू, जो जोनाथन डंकन था उसके थ्रू बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1791 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, इसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पज़ से किया गया था वो देखें। चले देखिए, इसकी स्थापना का उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना था। ये क्या देखिए कितनी चालाकी वाला काम, ये लोग कितना चालाकी वाला दिमाग लगाए थे कि मैं एक हिंदू के लिए स्कूल, एक पहले तो मुस्लिम के लिए स्कूल खोल दिए कलकत्ता मदरसा, तो वहाँ से मुस्लिम लोग जो थे वो इनके प्रति आकर्षित हो गए कि हाँ मेरे लिए ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन इनका मेन पर्पज़ तो और ही था कि अपने न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था, इस पर्पज़ से खोले थे। और फिर बाद में क्या कर दिए, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दिए, जिससे ये क्या चाहते थे, हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना चाहते थे कि जो हिंदू जनता है वो इनके लिए मतलब क्या सहानुभूति दे, मतलब उनको लगे कि हाँ मेरे लिए कितना स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बट इनका पर्पज़ तो अलग ही था, ये इनका स्वार्थ तो अलग ही था, ये तो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे थे। देखिए, इसके स्थापना का उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना, हिंदू धर्म एवं परंपराओं की रक्षा करना और न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना। देखिए, मेन पर्पज़ तो इनका यही था कि न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना, जो अंग्रेज़ी भाषा में बात करते हो और इनको अपना व्यापार करने में क्या हो, सहायता मिल सके। ठीक है, इसलिए इन्होंने हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा है नेक्स्ट? फोर्ट विलियम कॉलेज। देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली ने सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और कौन किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। समझ में आया तक कि कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। कौन किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था। इस विद्यालय में हिंदू तथा मुसलमान बालक साथ साथ पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हिंदू और मुसलमान बालक दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ते थे। इस्लामी कानून, भारतीय इतिहास, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे जो है इस्लामी कानून, भारतीय इतिहास, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, बंगला सभी भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि जो बच्चे बंगला मतलब जिनको बंगला आती है उनको उसमें शिक्षा दी जाती थी, और संस्कृत में दी जाती थी, भारतीय इतिहास के बारे में बताया जाता था, और इस्लामी कानून के बारे में भी बताया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चे पढ़ते थे। और इसको कब खोला गया था? 1800 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि पाश्चात्य पाश्चात्य विवाद क्या था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था? देखिए, ओरिएंटल
एक्सीडेंटल एजुकेशनल कंट्रोवर्सी, ये क्या था, किस और किस लिए शुरू हुआ था, किसकी वजह से शुरू हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध कराना कंपनी का कर्तव्य हो गया था। देखिए, 1813 ईस्वी की एक आज्ञा पत्र 1813 ईस्वी में दिया गया था। उसके अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध कराना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, एक 1813 में एक आज्ञा पत्र तैयार हुआ था। उसके अनुसार जो कंपनी थी उसको भारत में जनसाधारण शिक्षा का प्रबंध करना अनिवार्य हो गया था और इसके लिए कंपनी 1 साल में 1 लाख रुपए की धनराशि जमा करती थी, उसको सुरक्षित करती थी, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। और परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्न पर विवाद प्रारंभ हो गए, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, देखिए, जो कंपनी थी वो 1 वर्ष में 1 लाख रुपए सुरक्षित करती थी, 1 लाख रुपए धनराशि जमा करती थी, बट उन्होंने जो 1813 में आज्ञा पत्र आया था उसके थ्रू 1 लाख रुपए जमा करना था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि शिक्षा के किस क्षेत्र में ये पैसे खर्च किया जाएंगे, इसलिए प्राच्य पाश्चात्य का विवाद शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, देखिए, जो प्राच्यवादी थे ये चाहते थे कि जो भारत की शिक्षा हो वो भारतीय भाषाओं में हो और जो पाश्चात्य को मानने वाले लोग थे ये चाहते थे कि जो भारत की शिक्षा हो वो अंग्रेजी माध्यम से हो। ठीक है, प्राच्य क्या चाहते थे कि भारतीय भाषा में हो और पाश्चात्य के लोग जो थे वो क्या चाहते थे कि जो भारत की शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में हो। ठीक है, इसी पर ये विवाद छिड़ा था और जो 1 लाख रुपए धनराशि जमा की जा रही थी उसमें ये क्लियर नहीं बताया गया था कि ये धनराशि किस लिए जमा की जा रही है और किस प्रकार खर्च की जाएगी, कि कहाँ पे खर्च की जाएगी, इस बारे में नहीं बताया गया था। इसलिए जो प्राच्य और पाश्चात्य के समर्थन करने वाले लोग थे उनमें विवाद हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राच्य पाश्चात्य के विवाद। ठीक है, समझ में आया कि प्राच्य पाश्चात्य के विवाद किस लिए चालू हुए थे, किस लिए ये शुरू हुए थे, समझ में आया आप सभी को। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए, जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसके अनुसार कंपनी का ये दायित्व हो गया था, कंपनी का ये कर्तव्य हो गया था कि वो भारत की जनसाधारण शिक्षा का प्रबंध कराए। ठीक है, भारत के लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध कराए और उसके लिए 1813 के आज्ञा पत्र में ये लिखा गया था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। किस लिए, शिक्षा के लिए, बट उसमें ये क्लियर नहीं किया गया था कि ये शिक्षा पर किस प्रकार खर्च की जाएगी, इसीलिए प्राच्य पाश्चात्य का विवाद शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। यह विवाद 1813 में शुरू हुआ और 1833 तक 20 वर्ष तक चला। ठीक है फ्रेंड्स, कब तक चला, 1813 में स्टार्ट हुआ था और चला 1833 तक। ठीक है, अगर पूछेगा कि प्राच्य पश्चात का विवाद कितने वर्षों तक चला, 20 वर्ष तक। कब शुरू हुआ था, 1813 में, और कब ख़त्म हुआ था, 1833 में। ठीक है, समझ में आया तक, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। अगर पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही तो वो भी बता दिया कीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, विवाद का विषय क्या था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए, इन प्रश्नों को लेकर शिक्षा के 3 प्रमुख वर्ग बन गए। देखिए, अब जो भारत में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वो कौन सी भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा होना चाहिए या भारतीय भाषा होना चाहिए या लोक भाषा होना चाहिए, मतलब जिस क्षेत्र की जो भाषा है वो मदर टंग, इसको लेकर ही विवाद शुरू हुआ। ठीक है, देखिए, जो प्राच्य शिक्षावादी थे वो चाहते थे कि
जो भारत की शिक्षा हो वो भारतीय भाषा में हो, ठीक है। और जो पाश्चात्य को पालन करने वाले थे, समर्थन करने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि जो भारत की शिक्षा हो अंग्रेजी शिक्षा हो, ठीक है। और जो लोग भाषावादी थे ये चाहते थे कि जिस क्षेत्र का जो भाषा जो मदर टंग है उसमें भारत की शिक्षा हो, ठीक है। तो ये इस विवाद शुरू हो गया, ठीक है। ये लोग आपस में लड़ने लगे कि नहीं ऐसे होनी चाहिए शिक्षा भारत की, और पाश्चात्य वाले बोलने लगे नहीं अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। तो इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसको प्राच्य पश्चात के विवाद के नाम से जाना गया। ये भी उसमें शामिल था, ये भी उसका मेन कारण था। और एक कारण तो ये था कि जो धनराशि जमा की गई थी उसको किस प्रकार व्यय करना चाहिए, इसके लिए भी लोग आपस में लड़ने लगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े, चले देखते हैं। ये देखिए 1813 का आज्ञा पत्र क्या था, इसमें क्या लिखा गया था, ठीक है, इसको समझते हैं। सन 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें क्या लिखा गया था, क्या बातें कही गई थी, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछेगा कि आपके एग्ज़ाम में कि जो सन 1813 का आज्ञा पत्र था उनमें क्या बातें कही गई थी, क्या चीज़ें लिखी गई थी, इसको पूछेगा, ठीक है। इसका वर्णन करने के लिए दे देगा। देखिए 1813 ईस्वी में जब कंपनी के आज्ञा पत्र में नवीनीकरण का समय आया तो ब्रिटिश संसद ने इस आशय को प्रस्ताव रखा गया। देखिए फ्रेंड्स 1813 ईस्वी में जब नवीनीकरण का समय आता है तो जो 1813 के आज्ञा पत्र में ये कहा गया था कि जैसे कि देखिए 1813 ईस्वी में जब कंपनी के आज्ञा पत्र में नवीनीकरण का समय आया तो ब्रिटिश संसद में इस आशय का प्रस्ताव रखा गया कि भारतीयों में शिक्षा की अवनति दिनों दिन हो रही है। मतलब ये देखा गया कि जो भारतीयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी जो उसमें क्या होने लगी, अवनति होने लगी। अतः कंपनी कि सरकार को भारत के लोगों की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। और इसमें ये कहा गया कि जो कंपनी है उसको भारत की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए और उसके लिए धन व्यय करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए ये 1 लाख रुपए जमा करने का कहा गया था। इसमें इस आज्ञा पत्र में एक धारा यह भी जोड़ा गया कि प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाए और इसका उपयोग साहित्य के पुनरुत्थान, उन्नति एवं भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र भारतवासियों में विज्ञान की शिक्षा आरंभ करने तथा उसकी उन्नति करने में किया जाए। फ्रेंड्स देखिए जो 1 लाख रुपए था उसको क्या कहा गया कि 1 लाख रुपए जमा की जाए और उसको भारत के साहित्य के पुनरुत्थान, उन्नति एवं भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए और भारतवासियों में विज्ञान की शिक्षा आरंभ करने के लिए खर्च किया जाए। इस आज्ञा पत्र के परिणाम स्वरूप भारत में राजकीय शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। इस आज्ञा पत्र के परिणाम स्वरूप भारत में क्या, राजकीय शिक्षा की नींव पड़ी। इस पत्र में जो कहा गया था कि 1 लाख रुपए जमा की जाए उसको मतलब भारतीयों के शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा में सुधार लाने के लिए उस पर व्यय किया जाए। लेकिन ये नहीं बताया था कि किस प्रकार, कहाँ शिक्षा में किस प्रकार से कहाँ पे खर्च किया जाए, किस काम के लिए खर्च किया जाए। इसीलिए प्राच्य पश्चात का विवाद शुरू हो गया था, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ें, चले आगे देखते हैं। फ्रेंड्स जो चीज़ न समझ में आया करे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया कीजिए, ठीक है। देखिए एक और आज्ञा पत्र जारी किया गया था, कब? 1833 ईस्वी में। फ्रेंड्स देखिए आपके एग्ज़ाम में एक ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो नवीनीकरण होता है, मतलब कि जब जैसे कि एक 1813 में आया नवीनीकरण करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से 20 वर्ष बाद एक टाइम आता है जिसमें सारी चीज़ों की जांच की जाती है, ठीक है। तो 1813 में हुआ था, फिर उसके 20 वर्ष बाद कब होगा? 1833 में। तो ऐसे पूछेगा कि कब नवीनीकरण कितने वर्ष बाद होता था? तो 20 वर्ष बाद, ठीक है। ये आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सन 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें निम्नलिखित धाराएं थे, ठीक है। 20 वर्ष बाद फिर से एक आज्ञा पत्र जारी होता है जिसमें
उसकी निम्नलिखित धाराएं थी। कौन कौन सी धाराएं थी उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। कौन कौन सी धाराएं थी उसको हम लोग समझते। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी एक रूल बनाई थी कि 20 वर्ष बाद सारी चीज़ों को उसका फिर से नवीनीकरण किया जाएगा, उसके लिए आज्ञा पत्र मांगती थी। तो ये कितने वर्ष बाद होता था? 20 वर्ष बाद, ठीक है। समझ में आया? 1813 में हुआ था, फिर कब हुआ? 1833 में। देखें आगे बढ़े, चले देखते हैं। समस्त मिशनरियों को भारतवर्ष में प्रवेश सुविधा दी गई, ठीक है। इस आज्ञा पत्र के थ्रू जो मिशनरी थे उनको भारतवर्ष में प्रवेश की सुविधाएं दी गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा अनुदान को 1 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। जो 1813 में कहा गया था कि 1 लाख रुपए जमा किया जाएगा, उसको बढ़ा करके यहाँ पे कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया गया, ठीक है। कोई भी भारतीय तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजनन अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से न रोका जाए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी भारतीय हो या कोई सम्राट हो, स्वाभाविक प्रजनन अपने धर्म, जन्म स्थान मतलब धर्म के अनुसार या जन्म स्थान के अनुसार, वंश तथा वर्ण के आधार पर किसी भी संस्था या पद को प्राप्त करने से उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा गया था कि जो भारतीय लोग हैं उनको धर्म या फिर जन्म स्थान या फिर वंश या वर्ण के आधार पर उनको किसी भी स्थान या कहीं पर भी कोई भी पद प्राप्त करने के लिए रोका नहीं जाएगा, सबको एक प्रकार से देखा जाएगा, ठीक है। ये था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य और बढ़ा दिए गए थे। और फ्रेंड्स देखिए, एक नया चीज़ इसमें ऐड किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक नए कानूनी सदस्य को बढ़ा दिया गया था। और फ्रेंड्स इसका आगे चल के एक मेन रोल भी होता है, वो मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगी आगे की क्लास में उसको देखेंगे कि वो जो कानूनी सदस्य ऐड होता है उसमें बढ़ा दिया गया होता है, उसने शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए थे उसको हम लोग अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। जो चीज़ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से उसको समझा दूँगी, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।